वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डीबे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। तो डीबे थ्योरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है, सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि डीबे थ्योरी के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स मौजूद हैं, लेकिन आइंस्टाइन थ्योरी के कंपेयर में डीबे थ्योरी ज़्यादा बेटर तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डीबे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आखिर डिफरेंट क्या है। आइंस्टाइन थ्योरी के ड्रॉबैक्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आइंस्टाइन ने जो है ना एटम के स्ट्रक्चर को कुछ यूँ एज्यूम किया था। उसने एज्यूम किया था कि क्रिस्टल के अंदर जो लेटस हैं उसके लेटस के अंदर एटम की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, और उसने ये एज्यूम किया था कि एक एटम जो है ना इसका दूसरे एटम के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो एटम है इसकी ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जो है ना इस एटम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये है कि उसने इस एटम के बिटवीन जो बॉन्ड है वो इसने आइंस्टाइन ने स्किप कर दिया था, निगलेक्ट किया हुआ था। सही है, लेकिन एक्चुअली में तो ये बॉन्ड हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आइंस्टाइन ने एक तो बॉन्ड को, केमिकल बॉन्डिंग को निगलेक्ट किया हुआ था क्रिस्टल के अंदर, और दूसरा उसने ये कहा था कि तमाम के तमाम एटम जो है ना ये इक्वली ऑसिलेट करते हैं सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। सब के सब जितने भी एटम हैं उन तमाम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है, सब इक्वली ऑसिलेट करते हैं। तो ये उसका बेसिक ड्रॉबैक्स था कि उसने जो है ना लेटेस्ट स्ट्रक्चर को रॉन्ग कंसीडर किया हुआ था। तो डीबे ने क्या किया था, डीबे ने ये कहा कि एक एटम जो है ना दूसरे एटम पे डिपेंड करता है लेटेस्ट के अंदर। एक एटम चूँकि दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग के थ्रू जो है ना ये जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम एक्सटर्नल हीट देते हैं तो ये एटम अगर वाइब्रेट करेगा तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से ये एटम भी वाइब्रेट करेगा। इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है ये इस तरह स्प्रिंग शेप होगा। सही है, स्प्रिंग शेप का क्या मतलब है कि बॉन्डिंग में भी ऑसिलेशन आ रही है, इनके दरमियान जो राब्ता है वो भी ऑसिलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये एटम ऑसिलेट कर रहा है तो इसकी वजह से ये एटम भी ऑसिलेट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, लेकिन इनकी जो ऑसिलेशन होगी जो इस एटम की वजह से होगी वो थोड़ी सी लो होगी। सही है, तो अगर हम इन चार एटम की बात की जाए तो ये एक स्पेक्ट्रम बन गया, और इसी तरीके से काफ़ी स्पेक्ट्रम होते हैं लेटेस्ट के अंदर। तो एटम की जो फ्रीक्वेंसी है या ऑसिलेशन है वो एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम के लिहाज से है। सही है, तो डीबे ने जो है ना बॉन्डिंग को एज्यूम करके जो है ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जो है ना कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसने कहा कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्शन होता है। जब एक एटम वाइब्रेट करता है उसकी वजह से दूसरा एटम भी वाइब्रेट करने लग जाता है, और हर एक एटम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या ऑसिलेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट है। इसकी ओमेगा नॉट है, इसकी ओमेगा 1, इसकी ओमेगा 2, ये ओमेगा 3 और ये ओमेगा 4, सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी। सही है, अकॉर्डिंग टू डीबे थ्योरी द एटम्स आर नॉट आइसोलेटेड। डीबे के अकॉर्डिंग एटम आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड एटम की मिसाल ये ले सकते हैं। सही है, उन्होंने कहा कि एटम आइसोलेटेड नहीं है, बट ए सिस्टम ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर, इस तरह से दूसरे एटम के साथ कपल्ड होता है एटम। ये एटम जो है ना इसके साथ भी कपल है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, एक कपल ऑसिलेट करता है एटम, हैविंग कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम के लिहाज से अरेंज हैं। क्लियर। तो डीबे ने एज्यूम किया कि जब एक्सटर्नल हीट क्रिस्टल को प्रोवाइड की जाए, उस क्रिस्टल का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करने के लिए जब उसे टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो उसके अंदर जो है ना एटम की वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं, एटम वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाती हैं, और उनकी जो वाइब्रेशंस होती है ना वो एक स्पेशल मोड की फॉर्म में होती हैं, इलास्टिक मोड। मतलब ये है कि स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, वो स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में जो है ना वो वाइब्रेट करते हैं। उनकी जो वेव जो क्रिएट होती हैं वो स्टैंडिंग वेव होती हैं। सही है, डीबे assume that the thermal vibration of a solid body should be treated as an excitation of various elastic mode in length L,
सही है। अगर हम लेंथ L को एज्यूम कर दें जिसके अंदर एटम जो है ना वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके वाइब्रेशन की वजह से कि वो जो दूसरे एटम के बिटवीन उसकी बॉन्डिंग है उसके अंदर स्टैंडिंग वेव बन रही है, और वो स्टैंडिंग वेव लेंथ L के अंदर कुछ इस तरह से बन रही है। ये L लेंथ के अंदर एक वेव लेंथ बन रहा है। अगर इस तरह से L लेंथ के अंदर n नंबर ऑफ वेव या मोड्स बने, ठीक है, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी? उनकी वेवलेंथ कुछ यूँ होगी। बिल्कुल स्टार्ट में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के फर्स्ट लेक्चर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2L/n हो जाएगा। यहाँ से अगर हम n निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मोड्स, सही है, तो वो क्या हो जाएगा 2L/λ। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, सही है। अब चूँकि हर एक मोड की क्या वेवलेंथ होगी, सही है, जो उनकी जो स्पीड होगी, सही है, वाइब्रेशनल स्पीड जो होगी, ठीक है, वो बहुत फास्ट होगी। हम उसे अप्रोच कर लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट के नियर। तो c इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से रिलेटेड ये इक्वेशन है। यहाँ से हम लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है, और इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो n हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 2L/c। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब लेट कैपिटल G रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट इन स्फीयर। क्योंकि हम अगर डिजेनरेसी की बात करें कि इसकी हर एटम की चूँकि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट जो है ना वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम के साथ हैं, तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी उसे हम लेट कर लेते हैं G, ठीक है। और ये G इक्वल टू होगा, स्टार्ट वाले टॉपिक में हमने बल्कि प्रीवियस टॉपिक में हम ये पढ़ चुके हैं कि कैपिटल G जो होता है, जिसे हम यूजुअली डिजेनरेसी भी बोलते हैं, वो किस तरह से होता है? वो होता है 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अगर हम उसे डिजेनरेसी के लिहाज से हम इसे लेट कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को G के लेट कर रहे हैं, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये स्फीयर के अंदर जो पॉइंट हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन को शो करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। G इज इक्वल टू 1/8 इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई एन क्यूब, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर फर्दर सोल्व करें तो ये 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास π/6 n क्यूब, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे n की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर सकते हैं। इसका स्क्वायर हमने इस वजह से किया है क्योंकि ये क्वांटम नंबर को अब शो कर रहा है। जो नंबर ऑफ मोड हैं वो 3 डायमेंशनली हैं, ठीक है। तो n स्क्वायर हमारे पास होता है nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 से, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो g इज इक्वल टू π/6, n की वैल्यू है हमारे पास 2L/c और इसका क्यूब, इस तरह से। फर्दर देखें, g इज इक्वल टू π/6 इंटू 8L³ म्यू क्यूब और c क्यूब, इस तरह से आ जाता है। चूँकि हमने स्फीयर के अंदर जो है ना लेटेस्ट को जो है ना लेट किया हुआ है, तो अब हम जो है ना लेंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम में। तो L³ जो है ना ये जो है ना वॉल्यूम के इक्वल है V के, तो L³ की जगह V इंसर्ट करेंगे और इसे मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 4 और ये 2 × 6, ठीक है। तो ये 4π/3 इंटू V म्यू क्यूब ओवर c क्यूब, इस फॉर्म में हमारे पास ये आ जाता है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। अब सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आप पढ़ चुके हैं कि मोड्स जो कि स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में मूव करते हैं, उनकी जो ट्रांसफ़र वेलोसिटी होती हैं वो डबल होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी से, ठीक है। क्योंकि स्टैंडिंग वेव में लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती हैं और ट्रांसफ़र वेव भी हो सकती हैं। तो हम अब इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू 4π/3 इंटू V वॉल्यूम म्यू क्यूब, और इस 1/c को मैं लिख सकता हूँ 1/c L³ प्लस ये L लॉन्गिट्यूडनल को रिप्रेजेंट करता है 1/c t क्यूब,
ठीक है, सॉरी 2/ct³ इस तरह से। ठीक है, जो ट्रांसफर वेव है ये डबल है इसकी वेलोसिटी, और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना ये सिंगल वेलोसिटी के साथ मूव करता है। क्लियर। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डीबे मॉडल, इस इक्वेशन को हम इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे? इस इक्वेशन को हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं अगर हम इस इक्वेशन को एज ए लीनियर ऑसिलेटर कंसीडर करें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो है ना डीबे मॉडल, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि एन यू जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लीनियर oscillator in the range of nu and nu plus del nu। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर थोड़ा चेंज है, क्योंकि सब एटम जो है ना वो इक्वली फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होंगे। ठीक है, किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, किसी की कम होंगी, लेकिन होगा उनका एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर हम चार एटम के लिए एक स्पेक्ट्रम ड्रा करें तो उनका स्पेक्ट्रम जो है ना वो सेम बनेगा, लेकिन तमाम के तमाम एटम की जो ऑसिलेशन होगी वो इक्वली नहीं होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं अगर हम एक और टर्म लेट कर लें कि एन न्यू। ठीक है, इसे हम लेट करेंगे कि एन न्यू नंबर ऑफ लीनियर ऑसिलेटर इन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। ठीक है, तो एन न्यू हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये जी हमने क्या लेट किया हुआ है? जी हमने लेट किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसे हम जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं एन न्यू के साथ। ठीक है, तो एन न्यू, ठीक है, ये इंटरप्रिटेट हो जाएगा क्योंकि जी डीजेनरेसी को शो करता है, लेकिन यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए इसे जो है ना हमने चूज़ किया था। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस डी न्यू की, ठीक है, तो हम इसे जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं एक और फैक्टर के साथ, एन न्यू के साथ। ठीक है, बाकी टर्म एज इट इज़ 4/3 पाई v इंटू 1/CL³ प्लस 1/CT³ और इधर क्या है? न्यू क्यूब। ठीक है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है न्यू के लिए। अब न्यू प्लस डी ड्यू, ठीक है, फर्दर अगर फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज आता है, ठीक है, तो उसके लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये डेल एन न्यू इज इक्वल टू 4π/3 v इंटू 1/CL³ प्लस यहाँ पे 2 आता था, सॉरी, ठीक है, प्लस 2/CT³। ठीक है, जो कि डिफरेंशियल टर्म यहाँ पे क्या है? न्यू है। ठीक है, तो यही टर्म ही जस्ट डिफरेंशिएट होगा। ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे हमने स्टार्ट में लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 इस तरह से। ठीक है, ट्रांसफर वेव जो है ना इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव के मुकाबले में। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं 3ν², ठीक है, डेल न्यू इस तरह से। ठीक है, और फर्दर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम देंगे। अच्छा, चूँकि एटम की जो वाइब्रेशन है वो 3 डायमेंशन में हो सकती हैं, तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डायमेंशनल होंगी। लेकिन स्टैंडिंग वेव के अंदर अब हमने 2 स्पीड्स को, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिहाज से हमने इसकी 2 स्पीड ली हैं, तो उस लिहाज से इनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं? सही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन लिमिट हम उसके लिए लेंगे 0 से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक के लिए, फिर हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो n एटम ऑफ द सॉलिड आर इक्विवेलेंट टू 3n। ठीक है, n नंबर ऑफ एटम है तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो 3n होंगी ऑफ लीनियर ऑसिलेटर, एंड लेट μm बी द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम अब हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हैं? 3n के साथ हैं। ठीक है, तो इसे हम 3n लिखेंगे इज इक्वल टू 4π/v इंटू 1/CL³ प्लस 2/CT³, और जस्ट इसी टर्म को ही हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है,
0 से न्यू m तक, ठीक है, और न्यू स्क्वायर, ठीक है। अब डेल चूँकि हम कंटिन्यूस वैल्यूज़ ले रहे हैं तो ये डी न्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे नेक्स्ट हम इंटीग्रेट करेंगे अब, तो 3n इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई v 1 ओवर सी एल क्यूब प्लस 2 ओवर सी टी क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो इंटीग्रेशन है वो म्यू एम क्यूब बाई 3 है, इस तरह से, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है रिलेशन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर लीनियर ऑसिलेटर, ठीक है। अब अगर हम इसको इन टर्म ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? हम जो है ना इसे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे म्यू क्यूब के साथ, ठीक है। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय न्यू क्यूब, ठीक है, इस इक्वेशन को। तब हमारे पास ये इस फॉर्म में बन जाएगा 3n इक्वल टू 4 पाई v ओवर 3, यहाँ पे हम इसको डिवाइड भी करेंगे, ठीक है, 1 ओवर सी एल क्यूब प्लस 2 ओवर सी टी क्यूब इंटू वी क्यूब, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया है म्यू एम क्यूब, इस तरह से। अब इस एक्सप्रेशन को अब गौर से देखें, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना एन न्यू को शो करता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को, जो कि हमारे पास था इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो 3n इज इक्वल टू 4 पाई v बाई 3 और यहाँ तक ये v क्यूब, इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे n न्यू, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 5, ठीक है। 5 हमारे पास ये एन न्यू की फॉर्म में थी, तो ये जो है ना इसकी जगह हमने इक्वेशन 5 यूज़ की, ठीक है। तो एन न्यू आ गया यहाँ की जगह पे, और ये जो है ना यहाँ पे वी क्यूब एज इट इज़ और ये वी एम क्यूब भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एन न्यू हमारे पास क्या आएगा? एन न्यू हमारे पास एन न्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये एन न्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा सिंपली इस तरह से, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। बस चंद ही स्टेप बाकी हैं, फिर उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी जो है ना उसके, ये असल में हम इंटरनल एनर्जी से बिफोर जितने भी हमने वो सिस्टम एज्यूम किया हुआ था उसके अंदर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिहाज से जो अरेंजमेंट थी, ठीक है, तो उसके लिए हमने रिलेशन यूज़ किया। फिर इस रिलेशन को हम इंटरनल एनर्जी में यूज़ करेंगे, फिर जो है ना हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है ना ये लाजमी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। हम जो है ना असल में इंटरनल एनर्जी को स्पेसिफाई कर रहे हैं पहले।